स्टेटमेंट ये है कि कंसीडर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ योर चॉइस ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड 3x2। आपने कोई से भी दो 2x3 एंड 3x2 के मैट्रिसेस लेने हैं, और फिर उसमें आपने ये बात प्रूव करनी होगी कि वो जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनके लिए ए बी ऑल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये एक प्रॉपर्टी है, वेल नोन प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज से रिलेटेड। और आगे भी हम एक दो कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड भी ये इम्पोर्टेंट ही है कि ए बी ऑल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको हम यहाँ पे चलें वेरीफाई तो करेंगे, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आप होल ट्रांसपोज लेते हैं ना तो आर्डर रिवर्स हो जाता है। इसको इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल आर्डर, कि आर्डर रिवर्स हो जाता है इसमें। ठीक है, कि पहले आपके पास ए आता है बाद में बी, और राइट साइड में पहले बी बाद में ए है। या इसको एक और नाम भी दे सकते हैं आपके, आपकी क्या है, सॉक्स शूज प्रॉपर्टी है। ठीक है, सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। ये आगे जाके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए कि सॉक्स शूज प्रॉपर्टी इसलिए कि पहनने में सॉक्स पहले शूज बाद में, लेकिन उतारने की बारी हो तो शूज पहले सॉक्स बाद में। तो इन जनरल ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर। तो आप जरा इसमें चेक करें कि प्रूव कैसे करना है। अपनी मर्जी से कोई से भी एक दो मैट्रिसेस लेने हैं अपनी चॉइस के, तो आप अपने खुद ही बता दें कि ए में 2x3 का लेना है, तो अपनी मर्जी से कोई एंट्रीज बोलें ए और बी के लिए। ए बोलें ए क्या लूं? 3 G3, -4 3 - 4, 1 1 -1 -1, 8 8 6। 6। जी यानी बी बोलें। जी। सर 2, 8 8, 9 9, 3। 9 and 3। 3x2 का लेना है ना, सॉरी। 3x2 के लिए आपने इसमें 3 रोज 2 कॉलम्स रखने, तो वर्टिकली दो और बोलें, 4 एंट्रीज और बोलनी है 3x2 के सर लिए। -4 -4, 9 9, 1 1 एंड -3। एंड -3। ठीक है, तो अब आपने लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। इट मीन्स कि आपने पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, जी और सर। फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। और राइट साइड में आपने क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, एंड देन आपस में उनको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, राइट साइड डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट, मतलब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप जरा चेक करते हैं, लेफ्ट साइड को लेके चलने लगा हूँ। लेफ्ट साइड पहले कैलकुलेट करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है? 3 - 4, जी सर। 1 -1, 8, 6। पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के इक्वल हैं, इट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 2, 8, -4, 9, 1 एंड -3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करें, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर बताते जाएं। तो देखें आपके पास पहले इसका ऑर्डर 2x3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x3,
और सेकंड का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, दरम्यान वाला नंबर सेम, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, और आंसर आपके पास क्या आएगा, कॉर्नर की मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर आएगा। तो आप जरा एक काम करें कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 6। -4 को -4 से, ये 16। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है। ठीक है, तो सॉल्व करें। 3 को 2 से 6, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से 16, 1 को 1 से, तो 1 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लिखें। तो आप क्या करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर बताएं क्या आएगा। 3 को 24। 24, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 24। नेक्स्ट, 4 को +9 से मल्टीप्लाई करें, -36, 36। माइनस, और 1 को -3 से, तो -3। अब आपकी फर्स्ट रो के लिए ये काम हो गया, सेकंड रो चूज कर लें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। -1 को 2 से, क्या आंसर, सर -2। -2। 8 को -4 से, -32 हो 32। जाएगा ना। और 6 को 1 से 6 हो जाएगा। सिमिलरली -1 को 8 से, -8, 8 को 9 से 72। 72, 6 को -3 से -18। -18। तो अब आप इसका फाइनल आंसर बता दें, 2 + 2 का क्या आएगा, 6 + 16 + 1 का आंसर। 23। सर सेकंड का आंसर 22। बताएं। सेकंड, 26, 24, -36, -3, क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर निकाल लें बेटा। सर -15 है। -15 है। सिमिलरली, -2, -32, -34 +6 का आंसर। -28। देन -8 +72, -18, आंसर। सर 46। आंसर आपके पास 46 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड आपको ये कह रही थी कि ए बी कैलकुलेट करने के बाद आप इसका ट्रांसपोज भी ले लीजिएगा। तो अब जरा ट्रांसपोज लें, क्या बनेगा, रोज को कॉलम्स बना दीजिएगा जस्ट। तो बनेगा 23, 23, -15, -28 एंड 46, समझ आ गई। जी सर। तो ठीक है, सिमिलरली अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में उसने कहा है कि जो बी गिवन है इसका ट्रांसपोज ले लें। राइट हैंड साइड में आपने जो बी डिसाइड किया था उसका ट्रांसपोज लें, तो क्या देखें क्या बनेगा, 2, 8, -4, 9, 1 और -3। जो रो है वो कॉलम बनाए, फर्स्ट रो 2 और 8 बनेगी, 2 और 8। सेकेंड रो -4, 9, इसकी सेकेंड कॉलम बन जाएगा, -4 और 9। थर्ड रो आपके पास 1 और -3 बन जाए, 3 थी तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, 1 और -3। ठीक है, और ए ट्रांसपोज बी आपको चाहिए। तो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स क्या था, 3, -4, 1, ये कॉलम बन जाएगा। कॉलम आपके पास क्या बना, 3, -4 एंड 1। तो उसके बाद -1, 8, 6 सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा, -1, 8 एंड 6, क्या बनेगा, -1, 8 एंड 6। अब बी ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज को लेफ्ट साइड में और ए ट्रांसपोज को राइट साइड में लेके जाना है। तो ये क्या बनेगा, आप मल्टीप्लिकेशन करवाएं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपकी राइट हैंड साइड थी। बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें, 2, -4, 1, 8
9 एंड -3, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करें, 3 -1 -4 8 1 एंड 6। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करो। हेलो सर। हेलो सांगो सर। हेलो, सॉरी वो हेलो बेटा सांगो आ गया सर। था। जी वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा, मैंने कहा आप रोज को कॉलम से जरा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा। 2 को 3 के साथ 6, -4 को -4 के साथ +16, 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 को -1 के साथ -2, -4 को -4 को 8 के साथ -32, 1 को 6 के साथ 6, 8 को 3 के साथ क्या बनेगा 24, 9 को -4 के साथ माइनस 9 को -4 से मल्टीप्लाई करें -32, एंड -6 को 1 से तो -3। सिमिलरली 8 को -1 से, 9 को 8 से, एंड देन 8 को सॉरी -3 को 6 के साथ, तो माइनस के साथ 18 बचेगा। इसको आप सबको सम करें। फर्स्ट आंसर आपके पास कितना आ रहा है 23। सेकंड आंसर का सर। आंसर, जी जी, सर वो आपने -32 लिखे हैं, 9 - 4 का जो है 36 आ रहा 9 -4 से, जी 36 आएगा सर। ठीक है, अब सही है। ऊपर भी ऐसे ही लिखा था या, हाँ ऊपर भी 9, नहीं ऊपर ठीक लिखा है। तो इसको है। जी सिंप्लीफाई सर। करें, हाँ। आंसर बताएं। 24 -36 -3 का आंसर, -15। -16, 15 सॉरी। नेक्स्ट -2 -32 +6, -28 राइट, सर -28। एंड -8 यस सर। +72 -18। क्या आंसर आया? 46 सर। 46 आंसर आ गया। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स कि हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मैथ्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्वेश्चन 9 बेसिकली ये है कि ए और बी आपने अपनी चॉइस के लेने हैं। तो प्रूफ बेसिकली आपने ये करना है कि जो दो मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज होता है उसको स्प्लिट करने में आर्डर रिवर्स नहीं होता, आर्डर मेंटेन रहता है। A+B होल ट्रांसपोज इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो मल्टीप्लिकेशन में आर्डर चेंज हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है और ये आगे यूज भी होना है, दैट्स वाई A B होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बट एडिशन के केस में A+B होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगेन आपने एडिशन पॉसिबल ही तब होती है जब आर्डर सेम हो, इसलिए अपनी मर्जी से कोई से भी दो 3x3 के मैट्रिक्स ले लें। लाइक अगर मैं ए लूंगा तो फॉर एग्जांपल ए में आपके पास ये ले लेता हूँ 1 0
3 1 5 9 0 0 एंड 1। ये मैंने अपनी मर्जी से कोई मैट्रिक्स उठा लिया। सिमिलरली बी भी आप कोई भी सभी दूसरा मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ 1 0 0 3 5 9 0 -1 एंड 2। तो इसके लिए वेरिफिकेशन करनी है, तो आई थिंक आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये सॉल्व कर दूं? चलें बल्कि जल्दी से सॉल्व कर जी सर, देते हो हैं। जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा है ए प्लस बी फाइंड करें। तो ए प्लस बी आपके पास दो मैट्रिक्स का सम होता है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करें। 1 + 1 2, 0 + 0 0, 3 + 0 3 हो जाएगा। 1 + 3 4, 5 + 5 10, 9 + 9 18, 0 + 0 0, 0 + 0 -1 -1 1 + 2 का आंसर 3 आ गया। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें आंसर का। तो ए प्लस बी एंड होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने में आपने किस चीज़ का ख्याल करना है कि रोज को कॉलम्स बना दें। तो जस्ट जो रोज हैं उनको एज अ कॉलम्स लिखते हैं, तो बनेगा 2 0 3 4 10 18 0 -1 एंड 3। ये आपके पास होल ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब जरा राइट साइड को कैलकुलेट करें। तो राइट साइड में ए और बी का अलग अलग से ट्रांसपोज लेना है और फिर सम करना है। मैं डायरेक्ट राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या थी? जी ए का सर। ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज लिखें क्या है? ए आपके पास ये है 103, इसको एज अ कॉलम लिखें 103। जो 1 1 5 9 सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 5 9। थर्ड रो 0 0 1 थर्ड कॉलम बन जाएगा 0 0 एंड 1। दरम्यान में प्लस। सिमिलरली बी का भी ट्रांसपोज लें। तो बी आपके पास क्या है? 1 0 0 फर्स्ट कॉलम 1 0 0। तो आपके पास सेकंड कॉलम क्या बनेगा? 3 5 9 आ जाएगा 3 5 9। एंड थर्ड कॉलम क्या बनेगा? 0 -1 2, 0 -1 एंड 2। मैंने डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, अब सम करके बताएं। फर्स्ट को 1 में सम करें। 1 + 3 4 हो जाएगा। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 0 -1 -1, 3 + 0 3, 9 + 9 18, 1 + 2 3। तो अब आप चेक करें कि लेफ्ट साइड में जो कैलकुलेट किया था और जो राइट हैंड साइड में कैलकुलेट किया था, दोनों का आंसर सेम। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, क्वेश्चन 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली जो पर्पस है वो क्वेश्चन 10 ही आपको कराना है। तो ये जनरल मैथ्स के लिए सॉल्व करना है। वो कह रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले तो। और इसका प्रूफ में हर लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने तसल्ली से समझनी है। कह रहा है कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस such that ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए। तो आपके पास गिवन, इट मींस गिवन क्या है पहले वो लिखें, और जो प्रूफ क्या करना है या जो फाइंड करना है वो भी लिखें। आपके पास ये गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है? बी के। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन इसको कह देते हैं। दूसरा ये गिवन है कि बी ए किसके इक्वल है? ए के। ठीक है, ए बी बी के और बी ए किसके इक्वल? ए के इक्वल। तो हमारा टारगेट क्या है? हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, हमने कैलकुलेट करना है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैलकुलेट करना है। तो अब आप इसमें चेक करें कि बेसिकली अब मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ और साथ साथ इसको सॉल्व करवाऊंगा। ऑफ कोर्स जनरल मैथ्स लेने होंगे तो मैथ्स ए और बी लेट तो नहीं कर सकते, उस तरह से क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो फाइंड करना है मैं वो लिख रहा हूँ। फाइंड क्या करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हमने फाइंड करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो पहला स्टेप तो जो मैं लिखूंगा वो तो बड़े आसानी से समझ आएगा। आपको पता है कि ए स्क्वेयर का मतलब होता है ए को ए से मल्टीप्लाई करना, बी स्क्वेयर का मतलब होता है बी को बी से मल्टीप्लाई करना। इस बात में कोई मसला नहीं होगा, राइट?
जी सर। अच्छा, अब आप वन और टू को यूज कर दें, यूजिंग वन एंड टू, वन और टू को यूज करते हैं, तो आपके पास बनेगा ए को, एक ए को एज इट इज रखें, और इक्वेशन नंबर टू बता रही थी कि जो ए है वो तो बी ए के इक्वल है, तो इस ए की जगह बी ए रिप्लेस कर दें। ये वाला जो सेकंड ए है उसकी जगह मैंने बी ए यूज कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर टू के अकॉर्डिंग हमने ये बात लिख दी है। सिमिलरली आप एक बी को फिक्स रखें, और दूसरे बी की जगह इक्वेशन वन कह रही थी कि इक्वेशन वन में जो बी है वो तो ए बी के इक्वल है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? मैंने इक्वेशन वन में ए और बी की वैल्यू इधर पुट कर जी दी। सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, आपने पढ़ा था शुरू शुरू के लेक्चर्स में चैप्टर वन में कि और मैथ्स में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है? ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिसेस अंदर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं कि ब्रैकेट्स बदलने से फर्क नहीं पड़ता। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ तो खैर नहीं होल्ड करता, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि ब्रैकेट आप बदल सकते हैं। तो ए इंटू बी ए है, आप एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाय ए। सिमिलरली बी इंटू ए बी है, एसोसिएटिव लॉ लगा के बी ए टाइम्स बी इसको लिखा जा सकता है। ये एसोसिएटिव लॉ है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जरा आप ऐसे वो प्रॉपर्टी दोबारा यूज कर लें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को। इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू जो है वो पुट करें, और इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग जो बी ए की वैल्यू है वो पुट करें। तो इक्वेशन वन ने कहा था कि ए बी किसके इक्वल है? बी के। तो इक्वेशन वन की तरफ से आ जाएगा ए बी की जगह बी आ गया, और ये बाहर वाला ए एज इट इज। इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग बी ए किसके इक्वल है? ए के। तो बी ए की जगह ए आ गया, और ये बाद वाला बी एज इट इज। मैंने यहाँ पे दोबारा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को यूज किया, यूजिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। समझ आ गई? नहीं समझ जी आई? सर। तो इट मीन्स कि आपने जी क्या, सर। आप क्या लेकर आ गए? बी टाइम बी डॉट ए का तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन मतलब है ना, कि बी ए प्लस ए बी तक बात आ गई। अगेन अब आंसर आने वाला है कि आपकी इक्वेशन वन क्या और इक्वेशन टू क्या कह रही थी कि जो बी ए है वो किसके इक्वल है? यू कैन चेक के बी ए के इक्वल है इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग, और ए बी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो वैल्यू रिप्लेस कर दें। आखिर में बी ए की जगह इक्वेशन वन ने कहा था कि ए है, और ए बी की जगह बी है। तो हमारा ये आंसर आ गया। इट मीन्स कि हमने क्या प्रूव किया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के। कब? जब दो बातें आपके पास गिवन हो, तब जब ए और बी ए के इक्वल और बी ए बी के इक्वल हो, तब ये बात होल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको या नहीं? जी सर। आगे चलूं? सर समझ आया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आसान जी है सर। कि, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसको चेक करें। स्क्रीन नजर आ रही है? क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो? सर आपकी आवाज जोर से कट रही है। अब ठीक है? हेलो? जी अनीक, अब ठीक है? हेलो? स्टेटमेंट क्वेश्चन 11 की जरा चेक करें कि if A is a matrix of order 3 cross 3 and Aij is equal to I square minus j square,
मतलब हमने पहले मैट्रिक्स खुद कंस्ट्रक्ट करना है एंड देन चेक करना है वेदर ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, फिर हमने उसकी सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री भी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले सोल्व किया था। आप ए लेट कर लें, ए 3 क्रॉस 3 का है, ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इट मीन्स कि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो उनको लिखते हैं फिर। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 एंड A33। ये आपके पास मैट्रिक्स है। ए ए आई जे डिफाइन है, तो ए आई जे जैसे डिफाइन है उसकी डेफिनेशन देखें। ए आई जे कैसे, फर्स्ट इंडेक्स का स्क्वायर माइनस सेकंड इंडेक्स का स्क्वायर, वैल्यू पुट करते जाएं। अगर आप A11 कैलकुलेट करते हैं तो बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 बन जाएगा। सिमिलरली A12 कैलकुलेट करें तो बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3। सिमिलरली A13 कैलकुलेट करें तो बनना चाहिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 - 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एंड 1 - 9 आंसर -8 आ जाएगा। समझ आ गई बात की या नहीं आ रही? जी सर। सिमिलरली आप जरा 821 कैलकुलेट करें तो फर्स्ट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3। A2 चेक करें, 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 - 4 आपके पास आंसर अगेन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। A3 चेक करें, आप चेक करें, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन 11 ही स्टार्ट किया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखा, ए आई जे गिवन है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, आप देख समझ आ जाएगा आपको। A23, 2 का स्क्वायर -3 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर 4, -3 स्क्वायर 9, 4 - 9 आपका आंसर -5 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट A31, बाकी भी जो थर्ड रो का एलिमेंट है वो कैलकुलेट करें। तो A31, 3 का फर्स्ट का स्क्वायर 3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 - 1 स्क्वायर, 1 बनेगा, तो 9 - 1 आंसर 8। सिमिलरली A32, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5, एंड द लास्ट एलिमेंट 3 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर 9 - 9 0 आ जाएगा। तो ये तो हमने मैट्रिक्स ए कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। मैट्रिक्स ए आपके पास क्या आएगा, A11 की जगह फर्स्ट रो A11 क्या बनी थी, 0 -3 एंड 8, तो लिखते हैं 0 -3 एंड -8। सेकेंड रो आपकी क्या आई थी, 3 0 एंड -5, 3 0 एंड -5। थर्ड रो क्या है, 8 5 0, थर्ड रो है 8 5 एंड 0। ये आपने मैट्रिक्स से कैलकुलेट कर लिया। अब चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में आपको पता है कि आप रोज को कॉलम्स बना देंगे, 0 -3 -8 बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी 3 0 -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 5 एंड 0 बनेगा। समझ आ गई? ट्रांसपोज जी लेने सर। पर ये मैट्रिक्स वापस ए के इक्वल तो नहीं आया। तो अगर ए के इक्वल आता तो यहाँ पे -3 है, तो इधर भी 3 - 3 ही होता, इसलिए सिमेट्रिक तो नहीं है। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। आप माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो माइनस कॉमन लेने पे जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, राइट?
-3 +3 बनेगा, 0 के साथ प्लस माइनस का चक्कर ही कोई नहीं है। 5 के साथ -5 आ जाएगा, +8 बन जाएगा, एंड +5 एंड 0। ये मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लें और वापस ए को चेक करें तो ये तो फिर वापस ए ही आ गया ना बेटा, बाहर माइनस साइन आ गया। इट मीन्स कि एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया, आंसर -a आ गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते हैं? जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक, क्या समझ आ गई आपको ये बात? जी सर। जी सर। ये आपका मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। क्वेश्चन 11 मेरी तरफ से हो गया है। अब हम क्वेश्चन 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन 10 बड़ा, सॉरी, क्वेश्चन 12 बड़ा कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 में बेसिकली वो ऐसे रहा है कि जनरल मैट्रिक्स प्रूव करना है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली ये ना, जो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, उसका जनरलाइज्ड फॉर्म है उसकी। आपको याद है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों तो आपने उनको कैसे पढ़ा था? जनरलाइज पल के कह सकते हैं, उसी का एक स्पेशल केस है। अगर आपके पास ए और बी का होल ट्रांसपोज हो तो आपने कहा था कि दूसरे वाले पे पहले ट्रांसपोज आ जाता है, पहले वाले पे बाद में ट्रांसपोज। इस केस में दोनों बस कोइंसाइड किए हुए हैं। ठीक है, ए एन का ट्रांसपोज, अगर ऐसे तीन हो तो यही बात बनती है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बीच में वही कंसेप्ट यूज करूंगा, लॉ ऑफ रिवर्सल ऑर्डर। मींस के आपके पास जो लॉ ऑफ रिवर्सल ऑर्डर, जो मैंने सॉक्स शूज प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, याद है आपको? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप क्या करें, ए बी होल ट्रांसपोज, जो साथ साथ चीजें चाहिए होंगी वो मैं इधर लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज था वो हमने चेक किया था, प्रूव किया था, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिवर्सल ऑर्डर, स्टोक्स प्रॉपर्टीज के पहनने में हम पहले ए और पहले पहनने में हम पहले सॉक्स और फिर शूज पहनते हैं। उतारने के बारे में पहले शूज उतारेंगे, बाद में सॉक्स उतारेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो लेकिन जब अगर आपका बी सेम हो जाए, बी अगर ए के ही इक्वल हो जाए, तो ऊपर वाला क्या बनेगा? ए टाइम्स ए रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू, बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह तो था ही ए। इसको अगर आप लिखें तो क्या बनेगा? ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए का स्क्वायर एंड देन होल ट्रांसपोज, और राइट साइड में ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा तो ए ट्रांसपोज का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह की ये बात लिखी हुई यहाँ पे, जो एन है वो नेचुरल नंबर है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 के लिए भी ट्रू है। ये वैसे मैंने इसको आपको बता दिया कि बेसिकली उसी का एक स्पेसिफिक केस है। बहरहाल हम इसका प्रूफ जो है वो इन जनरल करेंगे। उसमें ना आप एक बात, एक सिर्फ एक कंसेप्ट को जहन में रखिएगा कि अगर एक नंबर है फॉर एग्जांपल 2, 2 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 अगर 3 दफा मल्टीप्लाई हो तो 2 raised to the power 3 आ जाएगा, राइट? बिकॉज क्योंकि 2 को आप कितनी दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात हो, 2 को आप मल्टीप्लाई करें अप टू सो ऑन, फॉर एग्जाम्पल आप 2 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर एक सेम नंबर को आप 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 raised to the power 16 आ जाएगी, राइट? तो जितनी दफा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो उतनी उसकी पावर बन जाती है। बात समझ आ रही है? ये बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए। क्लियर है ये बात? जी सर। अच्छा, जी अब सर। मैं इसका ना प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड लेके चलूंगा, राइट साइड बना दूंगा। जनरल सपोज करना है, मैट्रिक्स 2x2 या 3x3 या n4x4 या 10x10 का नहीं ले सकते, जनरल प्रूव करना पड़ेगा। तो जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए एन एंड देन होल ट्रांसपोज। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारा आंसर में आना चाहिए। ए की पावर एन का क्या मतलब है? जैसे 2 की पावर 3 का मतलब था 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 16 का मतलब था
टू को 16 दफा मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल बेटा उसी कंसेप्ट से। ए की पावर एन का मतलब है कि आप ए को एन दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ए टाइम्स ए अप टू सो ऑन, लास्ट में ए होगा, और यहाँ होल पावर टी रहेगी, और यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि भाई ए कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी ए की पावर है उतनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। ए की पावर एन है, दैट्स वाई जो जो ए है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? सर। जी सर। जैसे टू की जी पावर सर। थ्री था तो टू को 3 दफा मल्टीप्लाई किया, टू की पावर 16 था, इस तरह सेम नंबर जितनी दफा हो उतनी दफा मल्टीप्लाई होता है ना। फॉर एग्जाम्पल टू को टू से मल्टीप्लाई करे तो टू का स्क्वायर आता है, टू की पावर टू हो तो टू को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा चलें जी, यहाँ तक तो ठीक हो गया। ए की पावर एन का मतलब है कि आप ए को एन दफा मल्टीप्लाई करेंगे और पावर पी पी एज इट इज आएगी। अब यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज करने लगा हूँ, ये जो ए बी का होल ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज स्प्लिट होता है, लेकिन इसमें तो चलें स्प्लिट करने में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी बेसिकली बेटा ये लग रही है जो इधर लिखने लगा हूँ, ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये तीन मैट्रिसेस के लिए ट्रू है, चार मैट्रिसेस अगर तीन आ जाएं, लेट्स से ए बी सी एंड होल ट्रांसपोज, तो वो इक्वल होता था सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज पे, आर्डर रिवर्स करना होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस केस में तो ये तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं ना, ये रफ वर्क है, मतलब ये साइड में चीजें लिखनी होती हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो ये वाइट स्टेप में ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो अब हो गया ऐसे कि प्रॉपर्टी यूज करें, ये जो लास्ट वाला ए है इस पे पहले ट्रांसपोज आ जाएगा, उसके बाद सेकंड लास्ट वाले ए पे ट्रांसपोज, अप टू सो ऑन। ये आपके पास जो ए है थर्ड वाले में इस पे ट्रांसपोज, फिर सेकंड वाले ए पे ट्रांसपोज, एट द लास्ट जो ए फर्स्ट वाला होगा इस पे ट्रांसपोज। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो आप स्प्लिट कर दें कोई हर्ज नहीं होता। तो जहन में होना चाहिए कि हम लॉ ऑफ रिवर्सल आर्डर ही यूज कर रहे हैं। उसमें लास्ट वाला जो ए होगा उस पर पहले ट्रांसपोज होता है, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स जब कोइंसाइड कर जाए फिर फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली आपका जो ट्रांसपोज है वो मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट हो रहा है, मैट्रिक्स सेम है, तो इसलिए आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा। वैसे ये प्रॉपर्टी लग रही है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ तक कोई मसला? सर। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा अब देखें, जब ए एन दफा था तो ए के ऊपर ट्रांसपोज भी अप्लाई करने पर रहेगा तो एन दफा ही रहेगा ना, ठीक है। नंबर तो इतने मतलब सब पे ट्रांसपोज अप्लाई किया तो टोटल तो एन ही होंगे। अच्छा अब कहानी ऐसे है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो एन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर हो अगर वो एन दफा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको हम पावर में लिख देंगे एन, इसलिए ए ट्रांसपोज को एन से लिख देंगे। जैसे टू एन दफा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम टू की पावर एन लिखते हैं, वैसे ही ए का जो ट्रांसपोज है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। और यहाँ पे ही आपकी राइट हैंड साइड है, तो बेसिकली बीच में दो स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं और दोनों ही गैर स्टेप हैं। समझ आ रही है आपको ये बात? लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके, और ऐसे ही प्रूव करना है। क्लियर? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बेसिकली दो मैट्रिसेस के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो चेक करें, वो कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को हमने कैलकुलेट करना है, और आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 6 - 3 2 1 7। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, x + 3y, और राइट साइड में आपके पास है 4 3 2 1 - 3 एंड 0। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कहें, इसको सेकेंड इक्वेशन कहें। पर्पस टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि जो मैट्रिक्स है एक्स है और मैट्रिक्स वाई है वो कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली आपने कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं, इधर 3 वाई माइनस वाई है, इधर प्लस वाई है।
आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके तो -3y बना के फिर सम कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें ये काम करने लगा हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 3 एंड देन एडिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करें ना, क्या बनेगा? 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6, 6x हो जाएगा। माइनस वाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y बन जाएगा। और राइट साइड में एक मैट्रिक्स है, अगर आप एक मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 3 को -3 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 7 से मल्टीप्लाई। समझ आ रही है बात की? जी सर। और जी ऐड सर। करना है इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 लिख दें x+3y एंड देन इक्वेशन 2 में जो मैट्रिक्स है 4 3 2 1 -3 एंड 0। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अच्छा, ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए तो आप इन दोनों को ऐसे ऐड कर दें जैसे इक्वेशंस को ऐड करते थे आप 1.3 एक्सरसाइज में। तो +3y मैट्रिक्स -3y मैट्रिक्स के साथ कैंसिल हो गया एंड 6x+x, कितने x बन गए? 7x। और राइट साइड में भी अगर आपको समझ आ रही है तो दो मैट्रिक्स की एडिशन है तो डायरेक्ट ऐड करें। फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, सिमिलरली थर्ड को थर्ड एंड सो ऑन, इस तरह से ऐड करें। 3+4 7, 18+3 21, -9+2 -7, 6+1 7, 3 - 3 0 एंड 21+0 21 आंसर। अब 7 लेफ्ट साइड में डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड में डिवाइड होगा। तो राइट साइड में डिवाइड जब होगा तो उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से डिवाइड हो जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड करें 1, 21 के साथ 7 को डिवाइड करें 3, -7 के साथ डिवाइड करें -1, 7 के साथ डिवाइड करें 1, 0 के साथ 7 को डिवाइड करें 0, 21 को 7 के साथ डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो ये हमने x कैलकुलेट कर लिया जिसके बारे में उसने कहा था कि कैलकुलेट करना है। क्या समझ आ गई? सर। ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में पुट कर दें। तो आपको जो इक्वेशन बेहतर लगती है उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। तो मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करने लगा हूँ। ठीक है, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो आपकी इक्वेशन 2 है, जो मैट्रिक्स है उसमें, उसको आप इक्वेशन 2 में जस्ट पुट कर दें एज इट इज उठा के। अच्छा, आपका जो मैट्रिक्स है इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करें। x आपने अभी कैलकुलेट किया, x का आंसर आपके पास आया 13 - 1 103, 13 - 1 103, ये x का आंसर। दरम्यान में प्लस, फिर 3y, और इक्वल के राइट साइड में 4 3 2 1 -3 एंड 0 है। ये लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ऐड हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा? 4 3 2 1 -3 0। लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा था, राइट साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 1 3 - 1 1 0 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें जी। तो 4 - 1 का आंसर 3, 3 - 3 0, 2 माइनस इंटू -1 2 +1 3, 1 - 1 0, -3 - 0 -3 एंड 0 -3 का आंसर -3 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में 3y है ना, हमें तो y कैलकुलेट करना है इसलिए आप 3 के साथ डिवाइड कर दें। लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में डिवाइड होगा तो हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। 3 को 1 3 पे डिवाइड,
जीरो के साथ, थ्री के साथ, जीरो के साथ, -3 के साथ एंड -3 के साथ। तो ये आपका एक्स भी कैलकुलेट हो गया, आ गया, समझ आ गई। जी सर। तो इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको दोबारा समझना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन 12 है, मैंने एक्सप्लेन किया, आपको ना समझ आए तो कांटेक्ट कीजिएगा फिर भी। क्वेश्चन 10 है, कम्पैक्ट फॉर्म में सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 7 है, कंसेप्चुअल है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 4 का के सारे पार्ट्स इम्पोर्टेंट है। बस, समझ आ गई। जी सर। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिटर्मिनेंट यानी कि 2.3 स्टार्ट करेंगे। अभी हम इधर वाइंड अप कर देते हैं।